रिकॉर्डिंग से पहले हाँ। नहीं एक्चुअली था। ये हम लोग बार बार बोलते हैं ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। ये वास्तव में है क्या? आप ही का प्रश्न का उत्तर मैंने खोज रहा हूँ। अच्छा, मुझे याद आ गया। वो मैं बोल रहा था ना उस समय, वो हिबुक हिबुक कंटक भाव तो हम जानते हैं, लेकिन हिबुक चौथे भाव को बोला जाता है। तो ये जैसे लगता है कि बाहर से आया हुआ शब्द है। वैदिक दर्शन में कर्म तीन प्रकार की बताए हैं। एक तो संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान। ये तीन भेद हैं। वही दृढ़ क्रियमान का भी दृढ़ अदृढ़ दोनों भाव भेद है। क्रियमान को भी बाद में उन्होंने भेद किया। अब मान लीजिए, हम तो जन्म जन्मांतर बाद तो मानते हैं कि एक जन्म या कई सारे जन्म में हम जो भी काम करते हुए आ रहे हैं, जो भी संचित हो रहा है हमारे साथ, मान लीजिए किसी ने बहुत सारे, ये पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी हमने क्रियमान कर्म के माध्यम से जो कर्म का फल जो हमने संचित किया है, वो संचित कहलाता है। संचय मतलब जमा करना। मान लीजिए अब कई सारे जन्म हो गए, अनेकों जन्म आ गए, तो अनेकों जन्म जन्मांतर में वो संचित कर्म एक साथ तो कोई नहीं भोग सकता। वो बारी बारी करके भोगते हैं, क्योंकि कर्म जो कर्म फल है, वो कर्म काटता चला गया, फल पाते चले गए। जिसकी वजह से आपने जो प्रश्न किया था कि केतु की वजह से तो हम क्या माने, तो वो क्रियमान कर्म के माध्यम से हम उसको चेंज करते हैं। इसी को ही बाद में हम लोग अभी जो बोलते हैं ना, रेमिडीज करना। रेमिडीज करना जो हम लोग बोलते हैं, ये रेमिडीज वही है, और कोई रेमेडी नहीं है। क्रियमान कर्म में बदलाव करना। अच्छा, ये संचित कर्म और कर्मफल भोगने में, इसमें आपस में टकराव होता है। माने एक परस्पर विरोधी चीजें, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें होती हैं। इसलिए इसको ना, जैसे मान लीजिए हमारे आजकल मोबाइल में आपके बहुत सारे गाने पड़े हैं, तो प्लेलिस्ट के अनुसार आपका शुरू का जो गाना है वो बजता है, फिर बाद में बजता है, इस तरह बजते बजते चले जाओ। मान लीजिए आप 50-60 गाने एक जगह पे रखे हैं, तो एक साथ में सारा तो बजेगा नहीं। तो धीरे 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 पार्ट पार्ट करके वो गाने बजते चले जाते हैं। यहाँ पे भी कर्म फल वैसे ही भोगना पड़ता है हमको, एक के बाद एक भोगते हुए आगे चले जाते हैं। संचित में से जितने कर्म के फल पहले भोग लिए हमने, जो भोग लिए हैं, वही प्रारब्ध है। संचित कर्म तो लेके आ रहे हैं, और वो कर्म जैसे ही हम आ रहे हैं, कुछ कुछ कर्म तो हम पहले भी भोगे हैं, और कुछ कर्म अभी भोगेंगे। ये जो भोगने वाली जो स्थिति होती है, इसी को कहते हैं प्रारब्ध। जिसके कारण मैंने बोला कि प्रारब्ध, मैं हमेशा देखिएगा, मैं एक बात बोलता हूं, ये पता नहीं, आ, ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है ये वाक्य। अगर आप प्रारब्ध को खोज नहीं पाओगे, तो प्रारब्ध आपको खोज लेगी। और ये सत्य है। सर, आपने जैसा बताया कि मुक्ति के समय अगर पीड़ा आ रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम का हम लोग जप करेंगे, कुछ भी तरीके से मंत्र जाप करें या या कुछ भी राम करें, पाठ राम, हाँ, कोई भी इष्ट देव वगैरह भी कुछ करें। भी। हाँ, बोलिए। मेरा एक सोच है, अगर केतु मुक्ति है तो हम केतु का ऐसा क्या करें कि हमको इस केतु से, यानी कि ये केतु हमारा यूटिलाइज हो जाए अच्छे से। सिंपल मैटर है बहुत। जैसे देखिए, केतु का यूटिलाइजेशन के लिए सबसे दो तो उत्तम तरीके आप कर रहे हैं। पहला, देखिए, केतु जो है ना, सीलने का काम है।
कटने का जी काम सर। है। जी। तो जो लोग कपड़े वगैरह का सिलना, सिलाई कढ़ाई इत्यादि कटिंग वगैरह का काम करते हैं, वो केतु को भरपूर यूटिलाइज करते हैं। दूसरा, केतु का यूटिलाइजेशन एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है। तो जो लोग ज्योतिष के मतलब अंतर्गत हैं, कोई पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या जो ज्योतिष का मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी अपने को केतु को यूटिलाइज कर रहे हैं। केतु का यूटिलाइजेशन सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। केतु दिल से सोचता है। सर मुक्ति के समय हम केतु का यूटिलाइजेशन कैसे करें, वो जो गंगा जल बस? नहीं नहीं, बता रहा हूं, केतु दिल से सोचता है। केतु जी के सर। पास कुछ और दूसरा कोई साधन नहीं है। आप कोई माने जैसे जीवन का जो अंतिम समय या अंतिम काल जब हमारे पास आते हैं, हमारे पास ना पूरा जीवन का एक चाल चित्र निकल आता है, सिनेमा लाइक। वहां पे अगर जैसे कोई ना कोई तो साथ होते ही है उस समय, तो उनके जीवन की लक्ष्य को, जे आपने जीवन में ये अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम गिना दीजिए, केतु यूटिलाइजेशन हो जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म तो किए ही होंगे ना, वही जी सर। प्रारब्ध के रूप में उनके साथ चला जाएगा। और वही अच्छी चीजें उनके साथ जाने के बाद केतु, माने देखिएगा, ये एक प्रयोग करके देख लीजिए आप। ऐसा देखिए, हर एक का फैमिली, जिसका फैमिली बड़ा है, उसके पास मेंबर्स भी बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं, है जी ना। सर। जिसमें वयस्क की भी जो वयोज्येष्ठ होते हैं, उनके परिमाण भी बहुत अधिक होता है। और अगर मृत्यु शैया में कोई भी इस तरह के वयस्क व्यक्ति हैं और तकलीफ में हैं, तो जीवन के अच्छे कर्म को गिनाइए। फिर ठीक। देखिए, मैजिक का जैसा काम हो, जो उनके भावों को परिवर्तित कर पाए। अच्छे कर्म, जो देखिएगा, अ, ये मैं कहाँ से बोल रहा हूं, मैं बता दूं आपको। हमारी जो प्रश्न विचार होते हैं ना, प्रश्न विचार में एक चीजें आती है, सकून। सकून, सकून मतलब अच्छी चीज है। जैसे प्रश्न मार्ग में प्रश्न कोई भी हमारे पास आता है, हम तुरंत अगर मान लीजिए, जैसे अगर अपशगुन देखते हैं, वो बाद में सकून के जगह सगुन हो गया। अपशगुन अगर होता है, तो हम बोलते हैं ना, इसको अभी ड्रॉप आउट कर दो, फिर बाद में कभी ये प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन अगर शुभ शगुन होता है, तो हम संगे संग उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उसके प्रश्न में जेन्युइनिटी रहता है। और प्रश्न अगर जेन्युइन जेन्युइन है, तो आपके उत्तर यथासंभव सही निकल के आएंगे। ये सकून विचार प्रश्न मार्ग के अंदर भी होता है, वो भी अच्छी चीज है, अच्छी यादें, अच्छा वक्त या समय का यूटिलाइजेशन। केतु भी समय का एक मापदंड है कि केतु भी तो कालचक्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भले विंशोत्तरी दशा में उसको 7 साल दिया गया हो, लेकिन केतु राहु को दिया गया है 18 साल। बट केतु का गोचर 1.5 साल का ही होता है, राहु के जैसा ही होता है। तो कालचक्र का ये बहुत बड़ा हिस्सा मेंटेन करता ही है। अच्छी चीजें इंसान के पास कम होते हैं, और बुरे चीजें, क्योंकि हमारे जीवन है, जीवन में कई सारी चीजें हमें करना पड़ता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक का एक लंबा जर्नी में, इंसान अगर सत्य भी बोलता है, फिर भी अप्रिय सत्य नहीं बोलता, वो कोशिश करता है छिपाने का। तो ये केतु नहीं है, ये राहु है, छलावा का काम। केतु मतलब सपाट मुंह पे बोल देना। तो ये बहुत कम होता है, जिसके कारण केतु का यूटिलाइजेशन करने के लिए बोल रहे हैं हम, और कुछ नहीं।
आशा है कि प्रश्न का उत्तर मिला होगा आपको। जी सर जी। और कोई प्रश्न? सर पूरी कुंडली का आधार एक लगन सूर्य और चंद्र होता है। ठीक है। पूरी पूरी इस कुंडली, पूरी कुंडली, पूरी कुंडली का आधार आप हाँ, सूर्य कुंडली, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली मान सकती हैं। बट ठीक आधार है में कुछ और भी चीजें होती हैं। सर, वो ग्रह व्रह जो भी मैटर रखते हैं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि अगर इन दोनों की स्थिति अच्छी है तो इंसान सरवाइव अच्छे से कर लेता है। हाँ। ठीक है सर। हाँ। सर जिसकी भी पत्री में सूर्य और चंद्र पीड़ित हो, हम्म। ठीक है, हम्म। चलिए एक चीज ये होती है कि सूर्य पिता है और चंद्र माता है, माता पिता की सेवा करो तो उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है। इसके अलावा सर हम क्या कर सकते हैं? मैम देखिए, यहाँ पे अब आपको ना बेसिक एस्ट्रोलॉजी को समझना पड़ेगा। बेसिक ठीक है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? हम ये चंद्र कुंडली, बिल्कुल चंद्र कुंडली ये सब सब मानते हैं। बट मैंने आपको बोला था ना कि मानव के तीन शरीर हैं। जी जी जी। तो एक ज्योतिष शरीर, आप उसको सूर्य के साथ तुलना कर सकती हैं। मानसिक शरीर, जिसको मैंने प्रकृति बोला, है ना, जी वो मून के साथ आप तुलना कर सकती हैं। और एक अ, लैंगिक शरीर, ये ये इसका भी कुछ उपशरीर है। उपशरीर मतलब यहीं से, एस्ट्रल बॉडी से, मतलब ये नक्षत्र जितने हैं, ये मानसिक का भी उपशरीर होता है। ठीक है। मानस माने एक पौद्गलिक शरीर का भी एक उपशरीर होता है। ये तीन शरीर है: ज्योति शरीर, मानसिक शरीर और पौद्गलिक शरीर। और ये शरीर का भी उपशरीर होते हैं। और ये उपशरीर के अंतर्गत हमको बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा, बाकी चीजों को भी मैनेज करना पड़ेगा। जिसके कारण हम 27 नहीं, 28 नक्षत्र पढ़ते हैं। क्योंकि अभिजीत को भी अच्छा खासा उसका ये दिया गया है, पाठ दिया गया है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में, भारतीय ज्योतिष में हमेशा ये बात कहा गया है कि अभिजीत एक ऐसा नक्षत्र है जो हमेशा शुभ माना गया जी है ना। तो ये जी पौद्गलिक शरीर का उपशरीर है, एस्ट्रल बॉडी है। तो अब आप मान लीजिए कि मुख्य आधार ये तीन नहीं, क्या ये उपशरीर आधार नहीं होगा? इसको भी तो आधार मानेंगे हम। मतलब जी। गुरु हो गए। हम्म, जीवनचर्या चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। आपके जी काया और माया दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी जाके संसार में वंश वृद्धि होती है। ठीक है। जी। मतलब वेनस भी आपके लिए हम्म, उतना ही माने जरूरी है। तो इसलिए आधार को उन्होंने ऐसा ही डिजाइन किया है। देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, हर एक राशि में उन्होंने तीन तीन नक्षत्र का प्रवर्तन किया है। जी जी सर। क्योंकि वो उपशरीर को भी समझाने के लिए, उपशरीर को भी समझाने के लिए। मेंटल बॉडी तो समझ ही रहे हैं आप मून से, फिजिकल बॉडी तो आप समझ ही रहे हैं लगन से। जी सर। आपके ज्योतिष जो शरीर है आपके, मतलब कहाँ पे, मैं आज आपको एक चीज बता देता हूं। सूर्य जहां बैठे हैं, हम्म। इंसान का ललक वहीं होगा। ललक मीन्स सर वो उसके पीछे भागेगा, उस हाँ भाव के हाँ, पीछे। ललक, वही ललक, उसका लालच होगा वो भाव। अगर मान लीजिए नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो पिता के लिए वो ललच जाएगा। अगर वो जी सेकेंड हाउस में बैठा है तो कुटुंब के लिए, माने वो मतलब वो पूरा वसुधैव कुटुंबकम कर लेगा वो अपने आप को। हर एक को लगेगा वो मेरा कुटुंब है, एक बृहद परिवार का हिस्सा है वो। अगर फिफ्थ हाउस में है हम्म। तो जीवन में
वो कर्म के अलावा, मतलब प्रारब्ध के अलावा और संचित कर्म के अलावा कुछ नहीं सोचेगा। पुत्र मोह होगा उसको, पुत्र के लिए तो ललचेगा संचित वो। कर्म का मतलब कि वो ये सोचेगा कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे इनको संचित करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए सूर्य जहां पे बैठ जाता है वहीं से आधा कुंडली आपको समझ आ जाता है। ठीक। आज चंद्र क्या है? चंद्र होता है क्षेत्र। देखिए, यहां दो चीज याद रखिएगा। आपने, आप लोगों ने गीता में सुना होगा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जी सर। ठीक है। तो क्षेत्र जो है, क्षेत्र है मून, और क्षेत्रज्ञ है शाम। इसलिए दोनों को ही आपको समझाना पड़ेगा। मून जहां बैठा है, घूम घूम फिर के इंसान का मन वहीं जाएगा, क्योंकि मानसिक उसका जो शांति होगा, उसका जो पीस, पीस ऑफ एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड होगा, वो वहीं पे होगा। मान लीजिए मून फोर्थ हाउस में है, हम्म। उसका एब्सोल्यूट जो पीस होगा वो घर में जाके मिलेगा या माँ के पास मिलेगा। अगर लगन में है तो एब्सोल्यूट माइंड का जो प्लीजर है ना, वो उसको हम्म। ध्यान में मिलेगा। वो जब तक समाधि नहीं होगा, जब तक भगवान, मतलब वो अपना प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां लगन ही मन है और मन ही लगन है। दोनों एक दूसरे से जुड़ जुड़ गए। तो ये बहुत बड़ा योगी, अगर कहीं एट हाउस उसके मतलब फेवर में हो, बेनिफिक हो जाए, ये महायोगी होता है। देखने में नहीं लगता ऐसा लोगों को। श्यामाचरण लाहिड़ी के नाम आपने सुना हो। जो क्रिया योगी, अभी जो क्रिया योग वगैरह का जिन्होंने ये किया, वास्तव में मतलब प्रचार प्रसार किए, लाहिड़ी लाहिड़ी जी, वो एक सांसारिक व्यक्ति थे। मैंने आपको आपको रामकृष्ण जी का कुंडली पढ़ाया है, जी सर। उनका मून देख लीजिए। विवेकानंद जी का पढ़ाया है, उनका मून देख लीजिए। 10th हाउस में है, 10th हाउस में था ना उनका, जी विवेकानंद जी जी। का। देखते हैं। सर इतना ध्यान नहीं है। मैं अभी आज ही सर वीडियो देख रही थी। अभी देख लेते हैं ना, मेरे पास है तो कुंडली, पता चल जाएगा। सभी का दिखा दे रहा हूं मैं। स्वामी विवेकानंद। देखिए, मैंने बोला ना 10th हाउस में, वो जी कर्म सर। में ही हाँ। उनको शांति मिलना है, जी जी। और वो भी अनुशासित कर्म में। यहां सेटन, ये बीस जो खत्म हो गया, ये शांत हो गया, ये अनुशासित कर्म में ही उनका मन की शांति है। वो चाहे कुछ भी करे हो जब तक। और सूर्य यहां पे है तो ज्योति वो उनको चाहिए होगा। मैंने बोला मून, और ये तो प्रारब्ध ही आगे ध्यान में बैठ गया। वो समाधिस्थ होते थे, इसलिए इतना ज्यादा। कहीं पे भी होते थे कॉन्सेंट्रेट इतने हो जाते थे कि अंदर झुक जाते थे, परम परम ब्रह्म को देख पाते थे अपने शरीर के अंदर। एक एग्जांपल ये हुआ। सर जैसे यहाँ सन और मून है इनके 10th हाउस में, अगर हम लोग देखें लग्नेश। सेटन सेटन और मून, हाँ सेटन सर, और मून सैटर्न और मैम 20 योग है, भूल जी रहे हो। सर। लेकिन 20 योग देखो सर। यहां कैसे कट ऑफ हो गया। जी सर। तो यही तो हाउस एक्टिवेशन है, यही तो हाउस यूटिलाइजेशन है। वो अनुशासित कर्म के माध्यम से हाउस को यूटिलाइज कर लिए। सर इसी तरह ही लग्नेश अगर अष्टम में, यानी मून मून कर्क लगन से मून अष्टम में चला जाए, तो वहां पे देखते हैं कि शनि की राशि है, तो हम इसको भी इसी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है। जी सर। प्रत्यार्पण पद्धति तो आ ही रहा है उसके अंदर।
तो एक को सर वहां अर्पण पे कर रहे अगर हैं, दूसरा अनुशासित, प्रत्यर्पण कर रहा है। बोलिए। वहां पे वह बंदा अगर अनुशासित हो जाए तो कहेंगे ये जो विषय योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं कटअप होगा। कटअप होगा। कटअप होगा। हम्म। मैम यही तो एस्ट्रोलॉजी है, यही तो एस्ट्रोलॉजी मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर, आप तो बहुत अच्छा हम लोग को गाइड कर रहे हैं या सिखा रहे हैं। मुझे ये पराशरी सिस्टम और दूसरा नहीं आता है, मुझे यही यही मैंने सीखा है। मेरे गुरु हमेशा बोले कि कोई भी योग विष योग नहीं होता अगर उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। जैसे यहाँ केतु को उन्होंने कितना अच्छे से यूटिलाइज किया था, देखो। हम्म। ध्यान के एकदम मूर्तमान प्रतीक हो गए थे वो। इनका छोड़िए अब इनके गुरु जी का देख लीजिए, कहाँ है देखिए। मैंने बोला था ना, मून लगन में है। ये दिन रात जी। ध्यान में डूबे हुए होते थे। मन की शांति वहीं होती थी उनकी। और वहां पे भी सूर्य भी है। हम्म। मतलब ज्योति स्वरूप ये खुद ही परम ब्रह्म स्वरूप हो गए। भले मानव शरीर था, लेकिन ये खुद ही परम ब्रह्म का स्वरूप बन गए। ये मून और शान देखिए, इन असेंडेंट। यहां देखिए तीनों शरीर, ज्योति शरीर, मानसिक शरीर और ये जागतिक शरीर, तीनों इकट्ठा हो गए। तो ऑटोमेटिकली फिर वहां तो अब लैंगिक शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना, उप शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सर यहाँ पे एक चीज और अच्छी भी दिख रही है कि जुपिटर फिफ्थ में रेट्रो है और सैटर्न नाइन्थ में रेट्रो है, यानी ये प्रारब्ध से इस तत्व को लेके आए थे। हाँ, संचित कर्म। वहां मजेदार, वहां मजे मजे का चीज वहां देखिए ना। एसेंडेंट में मार्करी वक्री है। हम्म। मार्करी वक्री है, यानी बातें, उनकी बातें बातें क्या होगी, कितने प्रबल, कितने प्रबल। जगत संसार को, मतलब खुद कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे जगत संसार को शिक्षा दे के गए कि आज पीएचडी करना भी, माने उन पे पीएचडी करना मुश्किल होगा लोगों का। समझ रहे ना। देखिए ये जी दो सर। चीज हो गया। तीसरा, माता शारदा के भी दिखा देते हैं। देखिए मून कहाँ चला गया, बृहद कुटुंब। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था ना, यानी ये सबकी मां बन गई। जी सर। इनका आपने मन वहीं बताया। पे शांत हुआ। एक का मां बन के क्या है, ये तो सब पूरा जगत तो इनको मां ही बोलती है, बोलते हैं। और मजेदार देखिए मैम, आज मैं आपको इनके कुंडली से एक चीज और दिखा देता हूं। ज्योति शरीर कहाँ चला गया, एक किसी स्त्री के कुंडली में पति उसका जुपिटर होता है। जी सर। तो इनका ज्योति कहाँ चला गया, जुपिटर में। यानी इनको कुछ करना नहीं पड़ा, भाग्य स्वरूप यहां से मिल गया। देखिए 1 2 3 4 5, मून से कहाँ पे है, पंचम में है ना। जी सर। देखिए एस्ट्रोलॉजी वेरी, मतलब बहुत अच्छा चीज है। एक बार अगर चीजों को आप एक बार पकड़ लेंगे ना, एक बार अगर समझ लेंगे, तो लगता है कि दिन भर हम कुंडली देखते रहें और नई नई सीखने को मिलता है। देखिए लाइव प्रेडिक्शन करना, यस, जो भी है वो तो ठीक है, लेकिन इनके लाइफ को तो हम लोग सब जानते हैं। जब वो आपके प्रेडिक्शन के माध्यम से जब वो सही होता है, तो फिर लगता है ना कि हाँ, हम कुछ सीखे हैं। जी सर। और लाइव प्रेडिक्शन में आप कितना कर पाएंगे। हाँ, एक क्लासेस में एक आदमी के लिए आप कितना बता सकते हैं। वो जितना दिन तक जी के आया है उतने ही दिन ना बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो एस्ट्रोलॉजर है, अपने पूर्व पुरुष का, अगर पूर्वजों का मतलब उसके पास कुंडली है, अगर वो पूरा पूरा का पूरा देखे, तो उसको समझ आएगा।
वो एटलीस्ट ये समझ सकता है कि किस वक्त ये हुआ, क्यों हुआ। होप सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जी सर। चलिए इस तरह से प्रश्न करते रहिए। और मैंने एक कुंडली वहां पे दिया, एक एमबीबीएस डॉक्टर का, ठीक है, जी सर। ग्रुप में, उसको देख के क्लास हम उसका कल ये लेंगे, आप लोगों का इम्तिहान लेंगे कि आपको एक्चुअली बताना है कि कौन सा ऐसा योग बना कि वो डॉक्टर बना और किस एज में बना। बस इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। चलिए मैम, आज के लिए फिर, हाँ, गुड नाइट कर दे। ओके, गुड नाइट।